पार्टियां टूटेंगी, लेकिन किसी भी हाल में देश नहीं टूटना चाहिए। तो ये जो शाहीन बाग हो रहा है, ये शाहीन बाग इसीलिए लगा है क्योंकि देश को तोड़ने की कोशिश की गई। 6 कम्युनिटीज़ का नाम लिया गया, 7वीं को छोड़ दिया गया। तो जब इन्होंने धार्मिक बुनियादों पर सेकुलर संविधान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो शाहीन बाग ने ये बताया कि हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उससे भी ज़्यादा मजबूत मैसेज यहाँ से ये गया कि जब इन्होंने मुसलमानों को छोड़ दिया और बाकी तमाम कम्युनिटीज़ को अंदर लिया CAA में, तो फिर शाहीन बाग में हमारे पंजाब से सिख भाइयों ने यहाँ पहुँच कर के ये बताया कि ये देश सारी कौमों का है, सारी जातियों का है। अगर एक तरफ भगत सिंह की पगड़ी है तो दूसरी तरफ अशफाकुल्लाह की टोपी भी है। अगर अशफाकुल्लाह की टोपी को उछालने की कोशिश की जाएगी तो भगत सिंह अपनी पगड़ी के सम्मान को लेकर के मुसलमानों के सरों की हिफाजत करने के लिए निकल आएंगे। और यहाँ लगातार हमारे सिख भाई हैं जो पंजाब से, चंडीगढ़ से, देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आकर के पहुँच रहे हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी कि जब सड़कें सूनी पड़ जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। हमारी संसद आवारा हो चुकी है। शाहीन बाग का आंदोलन पिछले 70 दिनों से इसलिए चल रहा है कि हम शाहीन बाग के माध्यम से और देश में अलग अलग जगहों पर जो बने शाहीन बाग हैं उन तमाम प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपनी संसद को संविधान का पाबंद कर देना चाहते हैं। और जब तक संसद हमारी संविधान की पाबंद नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा। मुंशी प्रेमचंद ने एक बात कही थी कि जब भी कोई भी काला कानून, कोई तानाशाह सरकार अपनी मेजॉरिटी के हिसाब से थोपने की कोशिश करती है तो देश की जनता उस पर मुखालिफत करके, आंदोलन करके ये बताती है कि हम मरे हुए लोग नहीं हैं, हम जिंदा लोग हैं। और शाहीन बाग ने ये बताया है कि हम भी जिंदा हैं और पूरे देश के सोए हुए लोगों को जिंदा करके रहेंगे। और सोए हुए इंसान को पानी के छींटे जगाते हैं और सोए हुए समाज को खून के छींटे जगाते हैं। अगर आज आसाम से बंगाल तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश अपने संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है तो उसमें जामिया का खून शामिल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खून शामिल है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के खून के छींटे शामिल हैं। और ये इनकलाब आया है क्योंकि मैं मानता हूँ कि रात चाहे जितनी काली हो जाए, रात चाहे जितनी अंधेरी हो जाए, हर काली रात के बाद में एक नई सुबह ज़रूर आती है। हम 70 सालों से उसी अंधेरे में थे, लेकिन जब इन्होंने मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटे रखा, इन्होंने पगड़ी और टाई के नाम पर बांटे रखा, टीका और टोपी के नाम पर बांटे रखा, लेकिन जैसे ही 70 सालों के बाद इन्होंने धर्म की बुनियाद पर लोगों को अलग अलग करने की कोशिश की तो शाहीन बाग ने यह बताया कि ये देश सारी कौमों, सारी जातियों का है। अगर बांटने की कोशिश की जाएगी तो हम एक ऐसी थाली बना लेंगे कि जिस थाली में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बहुजन, दलित, पारसी सारे मिलकर के एक प्लेट में खाना खा सकते हैं। और शाहीन बाग इसीलिए मजबूत है कि शाहीन बाग मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, शाहीन बाग इस्लाम की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, शाहीन बाग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। शाहीन बाग के मंच पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की औलादें भी आती हैं, भगत सिंह के पोते भी आते हैं, अशफाकुल्लाह की औलादें भी आती हैं, गांधी के वंश भी आते हैं। और वो आकर के ये बताते हैं कि ये देश सबका है और इस सबके देश को अगर किसी एक रंग से रंगने की कोशिश की जाएगी, इस तिरंगे पर अगर कोई एक रंग ज़्यादा चढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये देखिए कि शाहीन बाग जब यहाँ बना, जब दिल से आवाज़ें निकलती हैं तो दिल तक पहुँचती हैं। यह आंदोलन यहाँ पिछले 70 दिनों पहले शुरू हुआ था। अब देश के अलग अलग हिस्सों में हज़ारों आंदोलन चल रहे हैं। इस तरह के माहौल बनाने की कोशिश की गई, कभी इसको पॉलिटिक्स से जोड़ने की कोशिश की गई, कभी कहा गया 500 रुपये हैं, कभी बुरकों पर कमेंट्स किए गए और फिर यहाँ से किसी भी तरह की कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया। शाहीन बाग ने यह बताया कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जामिया ने यह बताया कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जिन लोगों ने जामिया पर लाठियाँ बरसाई थी, उन्हीं लाठियाँ बरसाने वालों को जामिया के छात्रों ने गुलाब का फूल देकर के अपनी तहजीब का सबूत दिया है और ये बताया है कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तुम हमारे सर ज़रूर फोड़ सकते हो, लेकिन तुम हमारे रास्तों में कांटे बिछाओगे तो हम कांटे हटा करके उसी रास्ते पर मोहब्बतों के फूल बिछा देंगे। और इसीलिए आज अगर एक तरफ से हिंसा हो रही है तो दूसरी तरफ से उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। आप ज़रा सोचिए कि किसी भी पॉलिटिकल आंदोलन में जब लोग निकलते हैं सड़कों पर तो केले वालों के केले छीन लिए जाते हैं, सब्जी वालों की सब्जी बखेर दी जाती है और उसी तरह का आंदोलन होता है कि दुकानों में आग लगा दी जाती है। पिछले 70 दिनों से शाहीन बाग पूरी शिद्दत से आंदोलन कर रहा है CA और NPR और NRC के खिलाफ, मगर आपको एक तारीख ऐसी नहीं मिलेगी कि इस पूरे मॉब ने, जो हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ रोज़ाना जमा होते हैं, इस पूरे मॉब में किसी की लिंचिंग हो गई हो, इस पूरे हुजूम ने किसी की तशद्दुद कर दिया गया हो, इस भीड़ ने किसी की हत्या कर दी हो। आपने एक थप्पड़ नहीं सुना होगा कि किसी का लग गया हो। यहाँ तक कि जो लोग प्रोपेगेंडा करने के लिए, शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए यहाँ आए तो उनसे पूछताछ ज़रूर की गई, मगर पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ से उनको वापस भेजा गया। जिन लोगों ने यहाँ पर गोलियाँ बरसाई थी, हमारे जवानों के अंदर भी जज्बा है, यहाँ भी नौजवान है, बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, लेकिन उन्होंने अपने जज्बात को काबू में रखकर गोलियाँ बरसाने वालों को भी कानून के हवाले कर दिया, इस बात का सबूत देते हुए कि कानून आप तोड़ सकते हैं, कानून खड़े होकर के ये सारे तमाशे ज़रूर दे सकता है, मगर शाहीन बाग कानून को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहा है। हम कानून तोड़ने वाले नहीं हैं। आप देखिए जाफराबाद में जो भी कुछ हो रहा है, आप देखिए मौजपुर में जो भी कुछ
कुछ हो रहा है और उन तमाम इलाकों में जो भी कुछ हो रहा है, दरअसल ये शुरू से ही एक रणनीति का हिस्सा है। हमारे देश के तमाम भाइयों को ये बात समझने की ज़रूरत है। मैं किसी को गाली नहीं देता, हम बदज़बानी नहीं करते, हम छात्र हैं, हम समझते हैं चीज़ों को कि किस तरह से लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। कपिल मिश्रा जी हों या कपिल मिश्रा जी के साथ में वो तमाम गुमराह नौजवान जो आज पत्थरबाजी कर रहे हैं, आप ज़रा सोचें कि आप पत्थर किन पे उछाल रहे हैं। क्या उन अंग्रेज़ों पर जिन्होंने आपको लूटा था, या उन तमाम भाइयों पर, अपने ही भाइयों पर जिन्होंने सबने मिलकर के इस देश को आज़ाद कराया था? आपको इस बात को समझना ज़रूरी है। आप उन्हीं भाइयों पर पत्थर उछालने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके बाप दादाओं ने आपके बाप दादाओं से मिलकर के इस देश को आज़ाद कराया था। आज जब वही नफरत की मानसिकता इस देश पर थोपने की कोशिश की जा रही है तो आप भी उनका साथ दे रहे हैं। मैं जवान भाइयों से ये कहूँगा कि आप गुमराह मत होइए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सीए और एनपीआर सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं है। जब एनपीआर होगा तो वो सारे लोगों के घरों में एनपीआर जाकर के करेंगे, सिर्फ मुसलमानों के दरवाजे नहीं खटखटाए जाएंगे। आसाम इसके लिए बड़ी मिसाल है, मैं डिटेल में नहीं जानना चाहता, लेकिन जब भी कागजात चेक किए जाएंगे तो वो मुसलमानों के नहीं, वो सबके लिए होगा। जैसे नोटबंदी का एक तजुर्बा हमारे देश में रहा है कि वो सबके साथ में हुआ है। और आप देखिए ये सबसे ज़्यादा कानून जो है वो मुस्लिम विरोधी नहीं है, या बहुजन विरोधी है, या दलित विरोधी है, या SC ST विरोधी है, या OBC विरोधी है। और कैसे? क्योंकि इस देश में 1925 से एक मानसिकता है जो नफरत की मानसिकता है, जिसको हम मनुवाद की मानसिकता कहते हैं। और उस मनुवाद की मानसिकता ने अपनी बुनियाद के पहले ही दिन से जो हमारे बहुजन भाई हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, उन तमाम के खिलाफ रणनीति शुरू की है। उनको सम्मान मिले, उनको इज्जत की कुर्सी मिले, वो ये नहीं चाहते, वो कोशिशें करते रहे, लेकिन हमारे देश पर सेकुलरिज्म गालिब रहा। और जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 50 में जब संविधान बना तो वो तमाम पिछड़े लोग जिनको पहले सम्मान नहीं मिलता था, संविधान में, हमारे संविधान में उन तमाम लोगों के लिए ज़्यादा रियायत रखी गई, ज़्यादा इज्जत रखी गई कि अब तक ये लोग पिछड़े थे लेकिन अब इनको आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वो आरक्षण की बुनियाद पर अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सकें। मगर मनुवादियों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि जो लोग हमारी गुलामी करते थे, जो लोग सिर्फ सफाई करते थे, जिन लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ घरों और मोहल्लों को साफ करना था, पोंछे लगाना था, वो कैसे किसी IPS ऑफिसर की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, वो कैसे IAS ऑफिसर बन सकते हैं? वो समाज जो कभी मेन स्ट्रीम का हिस्सा ही नहीं होता था, मनुवादियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि आज वो सरकार बनाने में और सरकार गिराने में उनकी बड़ी भूमिका है। और वो इस देश में तकरीबन 74 से 75% है। वो 74% आबादी, वो 75% आबादी, उसको इन्होंने मूर्ख बनाया हुआ है और ज़बरदस्ती उन पर अपनी आइडियोलॉजी को थोपने की कोशिश करते हैं, हिंदुत्व के नाम पर उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि देश में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बामसेफ हो या फिर भीम आर्मी हो, इस तरह की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, प्रकाश अंबेडकर हो, जो लोगों को लगातार जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जागरूकता आ रही है, तो जब जागरूकता आ रही है तो ये हिंदू मुस्लिम का तड़का लगाना ज़रूरी था उस जागरूकता को ख़त्म करने के लिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हमने जब मोहब्बत से इस दिए को रोशन करने की कोशिश की है तो हमने ये तय कर लिया है कि नफ़रत का अंधेरा चाहे जितना हो, लेकिन हम भी इस नफ़रत के अंधेरे में मोहब्बत का चिराग रोशन करके रहेंगे। जो भाई हमसे दूर रहे अब तक 70 सालों में, हमने भी बहुत ज़्यादा मानसिकता के लेवल पे उनके साथ में समझौते नहीं किए, चाहे वो बहुजन हमारे भाई हों, चाहे दलित हमारे भाई हों, क्योंकि जो समाजी निज़ाम है उस समाजी निज़ाम के चलते हम भी कहीं ना कहीं उसका गिरफ्तार हुए। लेकिन आज हम ये तय कर चुके हैं कि जो हमारे पिछड़े भाई हैं, जो बहुजन भाई हैं, जो दलित भाई हैं, हमारे जो SC ST OBC के भाई हैं, चूँकि हमारी कौम के मौलाना हजरत मोहानी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उस वक्त अपनी प्लेट में खाना खिलाया था कि जब RSS ये कहता था हम एक अछूत के हाथ का लिखा हुआ संविधान नहीं मानेंगे, तब हजरत मोहानी ने ये कहा था कि तुम हमारे लिए अछूत नहीं हो, तुम्हारे लिए इतनी इज्जत है कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम हमारे घर में भी आ सकते हो और हमारी प्लेट में खाना भी खा सकते हो। इसलिए अपने बहुजन भाइयों से, दलित भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी भी ब्राह्मण के गाँव में अपने घोड़े पर चढ़ कर के अपनी बारात लेकर जाते हो तो तुम्हें वहाँ सम्मान मिले या ना मिले, तुम्हारी मूँछों को देख कर के तुम जब हमारे घरों में या हमारे मोहल्लों में या हमारे इलाकों में आओगे तो हमारे दिल में भी तुम्हारे लिए इज़्ज़त है, हमारे घरों में भी तुम्हारे लिए इज़्ज़त है। और ये सम्मान की लड़ाई जो आप पिछले 3000 साल से लड़ रहे हैं, आज उसी सम्मान पर जब हमला है तो हम आपके लिए यहाँ निकले। शाहीन बाग की महिलाएँ दरअसल बहुजनों के सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, दलितों की इज़्ज़त की लड़ाई लड़ रही हैं, SC ST OBC के आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। शाहीन बाग की महिलाएं बुर्के और साड़ी को एक करने की लड़ाई लड़ रही हैं, टीका और टोपी को एक करने की लड़ाई लड़ रही हैं, बुर्के और टोपी को एक, बुर्के और साड़ी को एक करने की लड़ाई लड़ रही हैं। और यकीन जानिए कि हम जीत रहे हैं। पिछले 70 दिनों में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हमने इस पिछले 70 दिनों में एक ऐसी प्लेट ज़रूर बना ली है कि जिस प्लेट में हम सारे भारत का समाज मिलकर के खाना खा सकते हैं। और शाहीन बाग में जो भी कुछ हो रहा है वो आपकी नज़रों के सामने है। सुप्रीम कोर्ट से वार्ताकार यहाँ आए, हम बिल्कुल हिंसा में यकीन नहीं रखते, वो वार्ताकार आए, हम यहाँ इसीलिए तो बैठे हैं कि वो हमसे आएँ, बातचीत करें, मुलाकात करें, डायलॉग
डायलॉग के ज़रिए ही रास्ते निकल सकते हैं। हमने इसीलिए यहाँ डंडा नहीं उठाया, यहाँ किसी के हाथ में पत्थर इसी वजह से नहीं है क्योंकि हम ये बता रहे हैं गांधी जी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए अहिंसात्मक तरीके से हम काले कानून का विरोध कर रहे हैं। ये कानून जैसे ही वापस हो जाएगा हम आधे घंटे के अंदर अंदर इस सड़क पर झाड़ू लगा करके रास्ता बिल्कुल खोल देंगे। और ये जो बात हो रही है, वार्ताकारों ने भी यहाँ करके बात रखी अपनी, और महिलाओं ने भी उनसे अपनी बात रखी और वो बड़े मुतासिर हुए उन बच्चियों से बात करके जो जामिया के छात्र थे, और यहाँ की महिलाओं से बात करके उनके दर्द को सुना। उन्होंने कहा कि जिस देश में ऐसी शाहीन बाग जैसी महिलाओं हों उस देश को कभी भी खतरा नहीं हो सकता। तो जब वो यहाँ आए, उन्होंने अपनी बात रखी, वो रास्ते को लेकर के यहाँ आए थे, तो यहाँ उनका स्वागत तो किया गया, मगर जब उन्होंने अपनी बात रखी कि रास्ता खोल दीजिए, तो फिर लोगों ने ये कहा कि अगर रास्ता हम खोल देंगे तो 10,000 साल तक इसी मैदान में बैठे रहेंगे, हमारी बात फिर कभी नहीं सुनी जाएगी। इसलिए हमने इस सड़क को जाम किया हुआ है। हम मानते हैं कि ये जो दुकानदार हैं इनके दिल में भी दर्द है और हम इनके दर्द को महसूस करते हैं, जिनकी दुकानें बंद हैं, जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, हम उनके दर्द को भी महसूस करते हैं। मगर भाई जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं, जो बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं, वो भी तो इंसान है, हम भी तो इंसान हैं। आप हमारे दर्द को भी तो महसूस करिए। हम सब अगर एक दूसरे का दर्द महसूस करने लग जाएं तो यकीन जानिए हम इस भारत को गांधी और अशफाकुल्ला खां के सपनों का भारत बना सकते हैं। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम एक दूसरे के दर्द को महसूस करें। वार्ताकार जब यहाँ आए, हमने उनसे अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी, डायलॉग हुआ। हम बड़े खुश हैं कि चलिए पिछले 70 दिनों में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन कम से कम एक बातचीत तो आगे बढ़ी। और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये जो हिम्मत है ना, यहाँ बैठने की जो हिम्मत है, और एक ऐसी सोसाइटी जो हमेशा सोती रहती हो, और वो महिलाएं जिनको मेन स्ट्रीम से पीछे रखा जाता हो, आज उन महिलाओं ने निकल करके ये बताया है कि हम महिलाएं घर में रोटियां बनाना भी जानते हैं, और वक्त पड़ जाए तो हम रानी लक्ष्मीबाई बनना भी जानते हैं, रज़िया सुल्तान बनना भी जानते हैं, हम फातिमा शेख और सावित्रीबाई फूले बनना भी जानते हैं। तो महिलाओं ने निकल करके इस समाज को जिताने की कोशिश की है और ये बताया कि हम ही मर्दों को वजूद में लाना भी जानते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ जाए तो पुलिस की लाठियों से हम ही मर्दों की हिफाजत करना भी जानते हैं। और महिलाओं ने ये करके यहाँ दिखाया है, और ये लड़ाई चूँकि आगे बढ़ रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समाज जीत जाएगा, शाहीन बाग जीत जाएगा। ये जो काले कानून का विरोध हो रहा है, ये कहीं यकीनन हम जीतेंगे, और इस वजह से जीतेंगे क्योंकि जिस कुदरत का सूरज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बहुजन, दलित, पारसी, हर कौम, हर जाति के घर में रोशनी पहुंचाता है, यहाँ शाहीन बाग में बैठने की हिम्मत भी उसी कुदरत ने अता की है। और वो कुदरत जिसको जो हिम्मत दे सकती है, वो कहती है कि आप रस्तों पर निकलिए, आप अपने इंसाफ के लिए लड़िए। जब आप मैदान में पहुँचेंगे तो ज़रूर आपके साथ में न्याय किया